दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैचारिक समागम का स्वागत करते हुए नारी से नारायणी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि वेदों और संस्कृति से ही भारत में महिलाओं को देवी स्वरूपा मानकर उनकी आराधना की महान परंपरा रही है। नेपाल आम चुनाव में बालेन शाह की ऐतिहासिक जीत और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस परिवर्तन का स्वागत करते हुए बालेन शाह और नेपाल की जनता को बधाई दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के इडुक्की जिले के कुट्टिकन्नम का दौरा किया। यहां उनके चाय बागान श्रमिकों के बीच पहुंचकर उनकी जमीनी समस्या और कार्यस्थितियों को करीब से समझा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के एक नए बैच को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये पहल पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मानकों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को टोटल माफिया कल्चर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति और चुनाव अधिकारियों को लगातार धमकियां दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को शिवसेना का समर्थन मिला है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद और संचार महासचिव जयराम रमेश ने संसद के बजट सत्र के आगामी दूसरे चरण को लेकर विपक्ष की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए पश्चिम एशिया के युद्ध और व्यापारिक समझौतों पर जवाबदेही की मांग की। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर केंद्र सरकार की खामोशी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को ट्रंप के असंगत बयानों पर प्रतिकार करने से किसका डर है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के मंच से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर भारत का पक्ष रखा और उन्हें इस क्षेत्र को एक जीवंत इकोसिस्टम बताते हुए इसके पुनर्निर्माण में भारतीय कूटनीति की भूमिका को रेखांकित किया। कर्नाटक के बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता आर अशोक द्वारा राज्य के बढ़ते कर्ज पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अराजकता करार दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टम्प ने अपने भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली और मुंबई में हुए शानदार स्वागत की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई लंबी चर्चा और भारत में पिछले एक दशक में हुए बुनियादी ढांचे के बदलावों को रेखांकित किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या इसे नियंत्रित करने के कदम का समर्थन किया है। उन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टम्प ने भारत फिनलैंड समझौतों को श्रम गतिशीलता के लिए अहम बताया। उन्होंने विशेष रूप से लेबर मोबिलिटी और प्रतिभाओं के आदान प्रदान को दोनों देशों के भविष्य के लिए गेम चेंजर बताया। राजू बिस्टा ने कल्याण बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देना बंगाल की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति दर्शाता है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहुली ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों के बाद एक अत्यंत भावुक और सख्त बयान जारी किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईरानी जनता के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने रखा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसे जनता के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहुली ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों को केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष करार दिया है। दिल्ली में दिए गए उनके इस बयान ने वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को हवा दे दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने के विचार का पुरजोर समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 2 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय से पहले ही लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने विरोधियों पर बंगाल की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर भाजपा और एनडीए की जीत का भरोसा जताया। सीएम भगवत मान ने प्रधानाचार्यों के 8वें बैच को सिंगापुर रवाना किया। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण से रंगला पंजाब का सपना सच होगा। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस कदम को आम जनता की कमर तोड़ने वाला बताते हुए सरकार से कीमतों पर पुनर्विचार करने की मांग की। ममता बनर्जी ने गैस कीमतों में वृद्धि और 21 दिन की बुकिंग सीमा पर सवाल उठाए। उन्होंने केरोसिन कोटा कम करने और बढ़ती महंगाई पर केंद्र को घेरा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बंगाल में टीएमसी के शासन का अंत निकट है। साथ ही उन्होंने बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को अटूट बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर राज्यों के विभाजन की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बंगाल और बिहार के संभावित बंटवारे की चर्चाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे एक नई बंग भंग की साजिश करार दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। ये फैसला निचली अदालत यानी सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में हुई दुखद हत्या की घटना के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर कड़ा संदेश दिया। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने राज्य की राजनीति के 2 सबसे चर्चित विषयों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक पर्दापण और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया बताते हुए जनता से धैर्य रखने की अपील की। मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को उनका व्यक्तिगत निर्णय बताने उन्हें बिहार में शांति और विकास स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। मदुरो के मंदिर में भारत न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के लिए विशेष पूजा हुई। कल होने वाले इस मुकाबले के लिए फैंस ने प्रार्थना की। कांग्रेस नेता उदित राज ने एलपीजी कीमतों में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कल तक गैस संकट की कोई खबर नहीं थी तो दाम क्यों बढ़ाए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरान इजरायल युद्ध के वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिणामों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार को आगाह किया। खामेनेई के निधन के बाद 6 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद कश्मीर में शांति बहाल हुई। घाटी में अब जनजीवन सामान्य पटरी पर लौट आया। सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल चुनाव में जीत पर बालेन शाह को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नेपाल की नई युवा सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखेगी। प्रधानाचार्य पूनम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए पंजाब सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में क्रमिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। सईद भाषा ने ममता बनर्जी पर चुनाव के वक्त जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर उनकी प्रतिक्रिया चुनावी रणनीति का हिस्सा है। सीएम एमके सोरेन ने डीएमके मुख्यालय में केएन भाजन की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व महासचिव के योगदान को याद कर उन्हें नमन किया। हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धबरैया जो पिछले 28 दिनों से अपने घर के बाहर धरने पर बैठे थे, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
प्रयागराज के फूलपुर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से छात्रा की मौत। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम की और मुआवजे की मांग की। बाराबंकी में जमीनी विवाद में अधिवक्ता को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी। उत्तम नगर हत्या मामले में स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गाड़ी पकड़ी। वाहन में संदिग्ध केमिकल और ड्रम बरामद होने से इलाके में भारी सनसनी और रोष फैल गया। हरदोई में नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने होटल पर गाली गलौज और गाड़ी को टक्कर मारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद खाकी शर्मसार हुई। संजीव सान्याल ने रायसीना डायलॉग में समुद्री चेतना की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र उसके वास्तविक भूभाग से 70% अधिक बड़ा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने नेपाल में संपन्न हुए आम चुनावों के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई सरकार के गठन के बाद भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंध और भी प्रकट होंगे। पंजाब के पटियाला जिले के नाभा क्षेत्र के छोटे से गांव बिरडवाल की रहने वाली सिमरनदीप कौर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रही। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर चल रही चर्चाओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हिंसा की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौलतपुर गांव में रुपयों के लेन देन को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दिल्ली सहित पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले ने रसोई के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है, जिससे आम जनता विशेषकर महिलाओं में भारी रोष है। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 23 वर्षीय महिला कविता सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों का सुराग लगाने में नाकाम रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अपराध के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। हसनपुर के पास हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने 2 हत्याओं के आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिले में एक अधिवक्ता ने प्रेम प्रसंग में मिले धोखे के बाद आत्मघाती कदम उठाते हुए फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद मिले सुसाइड नोट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई तरुण नामक युवक की हत्या के विरोध में आज स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर एक तीखा पोस्टर वार शुरू किया है। सपा कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों और भाजपा के साथ उनके गठबंधन पर कड़ा तंज कसा गया है। हरियाणा के सोनीपत गोहाना मार्ग पर करेवारी गांव के पास घने कोहरे के कारण भीषण टक्कर हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी, जिसकी चपेट में आने से 2 बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने पंत के राष्ट्र निर्माण और प्रशासनिक योगदान को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने कहा कि पंत जी के विजन और विकास की रखी नींव से ही आज उत्तर प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर वरिष्ठ नेता और युवा विधायकों संग मंथन किया। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति और संगठन को मजबूती देने पर चर्चा हुई। दुमका की सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में 41वीं रैंक हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद तीसरे प्रयास में सफल रही सुदीपा ने रोजाना 6 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी को अपनी इस बड़ी जीत का मुख्य मंत्र बताया।
भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार के दावे को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद बीजेडी ने स्पष्ट नहीं किया कि गठबंधन है या महज चुनावी तालमेल। लखनऊ में इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत शांति की भूमि है। उन्होंने वैश्विक ताकतों को जताया कि युद्ध से केवल विनाश मिलता है, इसलिए दुनिया को विकास और सद्भाव के रास्ते पर चलना चाहिए। चेयरमैन हाफिजुर रहमान ने बताया कि रनर ग्रुप 2 व्हीलर से लेकर BYD कारों की असेंबलिंग तक हर सेगमेंट में सक्रिय है। कंपनी अब नई तकनीक के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में शानदार पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। कठिन प्रशिक्षण पूरा कर कैडेट्स अब भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होकर देश सेवा की शपथ ले चुके हैं। टोंक की साक्षी जैन ने 5वें प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर परचम लहराए। शानदार उपलब्धि से टोंक और देवली में जश्न का माहौल है। और इसी के बालासोर में होली के जश्न के दौरान अपराधी और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। DSP निर्मला गोचायत के अनुसार इस दुखद घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद कार्यालय में रात 1:30 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन कार्यालय के हॉल में रखी गई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर होते देखना चाहते थे, लेकिन अब वो एक सांसद के रूप में राजनीति से विदा लेंगे। नदिया में CPIM नेता वृंदा करात ने भाजपा पर प्रवासी मजदूरों और गरीबों के मताधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक कदम बताया। नालंदा में नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की खबर से उनके पैतृक गांव कल्याण बिगहा के ग्रामीण भावुक हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो नीतीश को हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं और उनके इस फैसले से गांव में दुख का माहौल है। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत सदैव शांति की भूमि रहा है और उन्हें वैश्विक शक्तियों को आगाह किया कि युद्ध केवल विनाश देता है, इससे दुनिया को विकास और सद्भाव का मार्ग अपनाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चराई बीच पर मतदाताओं से संवाद कर जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि केरल चुनाव की पारदर्शिता और कुशलता पूरे विश्व के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करेगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो केवल हवाई बातें कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसी सोच से तो लालू यादव को हाईजैक और तेज प्रताप को घर से बाहर माना जाएगा। सरावगी ने विकास दर का हवाला देते हुए नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की। पॉलिश मंत्री मिशाल बार्न्सबेकी ने भारत को बाजार नहीं बल्कि पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि पोलैंड अपनी बेहतरीन ड्रोन और लाइटिंग मुनिशंस तकनीक साझा करने और भारत से संयुक्त उद्यम के जरिए उत्पादन बढ़ाने को तैयार है। एडम स्मिथ के निदेशक एडम डिक्सन ने कहा कि बाजारों ने मिडल ईस्ट के तनाव को पहले ही प्राइस इन कर लिया है। उसके अनुसार तेल आपूर्ति में बाधा की आशंका तो है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद रावनी ने सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हमलों में अब तक 1332 नागरिक मारे गए हैं और जानबूझकर स्कूली अस्पतालों व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। संजय निषाद ने पीएम मोदी के नेतृत्व और अर्थव्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता विकास की बजाय केवल बयानबाजी और पोस्टरबाजी में जुटे हैं। मोगा में पुरानी रंजिश के चलते सरपंच पर 12 राउंड फायरिंग हुई। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शूटरों की पहचान कर ली है और जांच जारी है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 3 दिवसीय भव्य उत्सव का उद्घाटन किया। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अमरोहा के दारानगर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के विरोध में मुरादाबाद में शिया समुदाय ने शोक सभा और कैंडल मार्च निकाला। उलेमाओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा में 40 वर्षीय मनीष बंसल ने खुदकुशी की। परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर के अमन शहीद इलाके में एक अधिवक्ता ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है।
भोजपुर के नहाली गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में विवाद सुलझाने गई सास को दामाद ने 1315 बोर के तमंचे से गोली मार दी। प्रेम विवाह के बाद से चल रहे झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में पिल्लों को दीवार पर पटक कर मारने के आरोप में महिला पर एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में क्रूरता के सबूत मिले। पशु प्रेमियों ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया। हरदोई में रिफ्लेक्टर रहित डिवाइडर से टकराकर कार और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में चालक और डिलीवरी बॉय घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। लखनऊ के जानकीपुरम में एक जूस की दुकान में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे दुकान जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया। ग्रामीणों और मजदूरों को एम्स दिल्ली जैसी आधुनिक चिकित्सा तकनीक और कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। बाड़ी में दो पक्षों के झगड़े में घायल महिला ने ग्वालियर में दम तोड़ा। आक्रोशित परिजनों ने कलेक्ट्रेट के सामने शव रखकर हाईवे जाम किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। नेपाल आम चुनाव में पूर्व मेयर और रैपर बालेंद्र बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने काठमांडू घाटी में क्लीन स्वीप किया है। शुरुआती नतीजों में आरएसपी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। संभल के बलकरनपुर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को बांधा और कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते आरोपी वारदात के बाद फरार। मेजर स्वाति शांता कुमार ने यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में नागरिकों की सुरक्षा और लैंगिक समानता के अपने प्रोजेक्ट को भारतीय सेना की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुरादाबाद के कटघर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति से कराया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता देवेंद्र पर मजदूरों के हाथ पैर तोड़वाने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। कमिश्नर अंजनय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद जांच के आदेश दिए। बहराइच के सुजौली इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास खेल रहे एक मासूम बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। परिजनों के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक मासूम की जान जा चुकी थी। मेरठ के पल्लवपुरम में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मेरठ के लसाड़ी गेट क्षेत्र में बदमाशों ने दुकान बंद कर लौट रहे एक व्यापारी को निशाना बनाया। हमलावरों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में आज एक बार फिर प्रशासन और पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अरमान शाह मजार के आसपास दोबारा पनपे अवैध कब्जों को हटाने के लिए भारी सुरक्षा घेरे में अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित कार सोसाइटी के पार्क की रेलिंग को तोड़ते हुए उससे जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और चालक को गंभीर चोटें आई हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में एक बहुत बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने राम रहीम को इस मामले में बरी करने का आदेश दिया है, जबकि अन्य 3 दोषियों के लिए कोई राहत नहीं दी गई। राजस्थान के सीकर जिले और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर के समय इन झटकों ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि तीव्रता कम होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ईरान तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत आज रात अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला होने की संभावना है। अमेरिका के विदेश विभाग ने इजरायल को $151.8 मिलियन लगभग 1270 करोड़ के रक्षा सौदे की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध अपने चरम पर है।